Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our text Going Places by A.R. Barton, chapter number 8 from the book Flamingo. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Going Places. In the previous parts, we had completed the text till the first paragraph of page number 81. और आज की क्लास में हम पेज नंबर 81 के ऊपर से सेकंड पैरा से इवेंट्स को एनालाइज करेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर सोफी ने कहाँ से जो है जानकारी जुटाई थी डैनी कैसी के बारे में। तो एक्चुअली ये परिवार जो है सैटरडेज को ग्राउंड में फुटबॉल के मैचेस देखने जाया करता था। तो सारा का सारा परिवार तो जो है वो मैच का आनंद ले रहा होता था, लेकिन सोफी जो है वहां पर जाती थी अपना होमवर्क करने। वो डैनी कैसी को बहुत बारीक वे में ऑब्जर्व करती थी, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखती थी, उसके चलने का अंदाज देखती थी, कपड़े पहनने का सेंस देखती थी। ओवरऑल वो उसको इतनी गहराई में एनालाइज कर रही थी और ये उसका जो विश्लेषण है वो बाद में उसके काम आने वाला था। इसके अलावा टीवी पर जब जब उसके इंटरव्यूज आते थे तो उसके बोलने का स्टाइल वो बड़े बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिर वो बोलता कैसे है। और इसके अलावा जियोफ का जो कमरा था उस कमरे में जो है काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे डैनी कैसी के, तो वहाँ से थोड़ा और ब्रीफ आइडिया लेती है सोफी डैनी कैसी के बारे में। तो सीन ये है कि जियोफ का कमरा है और वहाँ पर हल्की सी लाइट की रोशनी हो रही है और उसके भाई के बेडरूम वॉल पे जो है लार्ज पोस्टर लगे हुए हैं यूनाइटेड की फर्स्ट टीम स्क्वाड के, और वहीं पर नीचे की तरफ कलर फोटोग्राफ लगे हुए हैं और उनमें फोटोज डैनी कैसी की भी है। वो आयरिश फुटबॉलर जो विलक्षण प्रतिभा का धनी था। तो सोफी सीधा अपने भाई को बोलती है, बोले भाई वादा करो तुम किसी को भी नहीं बताओगे जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। तो जोफ उसकी बात सुन करके बोलता है, बोले पागल मत बन सोफी, बताने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो बोलती है वादा कर भैया तू डैडी को नहीं बताएगा उस चीज़ के बारे में, वरना डैडी तो मुझे मार ही डालेंगे। तो आखिर ये कौन सी बात डैडी को नहीं बताने की बोल रही है। एक्चुअली इसने अपने भाई को ये बताया है कि दरअसल ये ना सिर्फ डैनी कैसी से मिली है बल्कि ये डेट भी करने वाले हैं एक दूसरे को। तो ये बात जो है वो बता रही है भाई को कि डैडी को मत बताना नहीं तो डैडी उसे मार डालेंगे। तो जोफ ये बात सुन करके बोलता है, बोले डैडी तो तुझे तब मारेंगे ना जब इस बात में कोई सच्चाई हो, जानते हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सोफी बार बार इंसिस्ट करती है भाई मत बताना मत बताना मत बताना। तो जोफ जो है झल्ला करके बोलता है क्राइस्ट सेक सोफी, फॉर क्राइस्ट सेक सोफी बड़ी हो जा, तुम अभी स्कूल में पढ़ती हो और तुम्हारे जैसी 50 लड़कियां लाइन लगा के उसके पीछे खड़ी हैं। तुम्हारी जैसी लड़की की ना तो उसके सामने को हैसियत है ना ही औकात है, तो सपने की दुनिया से बाहर आ जा। तो ये सुनते ही सोफी बोलती है नहीं भाई मेरा डैनी ऐसा नहीं है। तो ये सुन करके उसका भाई जो बोलता है ओहो जैसे कोई लड़का खुद बताएगा कि वो ऐसा नहीं है। तो वो बोलती है हाँ भाई उसने बताया है कि उसका किसी के साथ में कोई भी अफेयर नहीं है। तो ये सुन करके फिर जो बोलता है ओहो जैसे कोई लड़का किसी लड़की को बताएगा सच सच भाई साहब कि उसका किसी भी लड़की के साथ में अफेयर नहीं है। हर लड़का यही बात हर लड़की से बोलता है, लेकिन उसके 5-10 अफेयर पहले से चल रहे होते हैं अगर वो सेलिब्रिटी भी है तो इस बात को जानता था कि जो भी बात सोफी कह रही है जियोफ के तो सोफी तो इसका भाई जियोफ ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सोफी जो भी डैनी कैसी के बारे में बता रही है कि वो कितना इनोसेंट है। तो एज अ मेल वो खुद भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जितने भी मेल फॉक्स हैं वो अपनी हर गर्लफ्रेंड को यही एक्सक्यूज देते हैं कि उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है।
तो यहां पर धीरे धीरे जो है जियोफ ने कंसर्न दिखाना शुरू किया है दोस्तों। जियोफ जो सोफी का भाई है वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि डैनी कैसी का चक्कर छोड़ दे, तेरी जैसी 50 लड़कियां उसके पीछे चक्कर काटती है और उसके चक्कर में बर्बाद हो जाएगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर वो जियोफ जो उस पर भरोसा ही नहीं करता था वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि डैनी कैसी के चक्कर में ना पड़े वरना लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो एक तो विश्वास ही नहीं कर रहा था और अब वो अपनी बहन को सलाह दे रहा है ताकि वो जो है सही रास्ते पर रहे। तो यही तो चाहिए था सोफी को कि उसका भाई जो इस पर विश्वास करे, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, लेकिन जियोफ उस पर भरोसा करने लगा है। ये नहीं कि वो जो बोल रही है वो सच बोल रही है, बल्कि इसलिए कि उसने डैनी कैसी का नाम लिया और डैनी कैसी से मिलने का जो अंदाज वो आगे बताने वाली है वो दरअसल किसी के साथ में भी हो सकता है। तो सोफी ने बड़ी ही चालाकी से, बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को ऐसे प्लांट किया था कि कोई भी ये कह नहीं सकता था कि सोफी झूठ बोल रही है। एक्चुअली झूठ तो पकड़ा तब जाए जब कोई झूठ बोलता है, लेकिन कोई इंसान अगर उस झूठ को जी रहा हो तो उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तो सोफी झूठ को जी रही थी। आगे देखिए कहानी में क्या नए मोड़ और इवेंट्स आते हैं। सोफी ने कहा, नहीं भाई, जो डैनी है उसका किसी भी लड़के के साथ में कोई अफेयर नहीं है, वो तो बहुत ही शांत और सीधा साधा है। तो जो बोलता है जितना सीधा साधा तू उसको समझती है उतना भी सीधा साधा है नहीं। तो वो कहती है, सोफी कहती कि नहीं भाई, मैं ही उससे पहले बात करती हूँ। तो रॉयस विंडो में जब मैं कपड़ों को देख रही थी और मेरे ठीक वो बगल में आकर के खड़ा हो गया तो मैंने उससे कहा, माफ कीजिए आप डैनी कैसी तो नहीं है। और मेरे मुंह से अपना नाम सुन करके वो काफी सरप्राइज हो गया। वो बोलता है, हाँ मैं डैनी कैसी ही हूँ। और मैं तो पहचान गई थी भाई, पहले तो उसको देखा, लेकिन जिस तरह से उसने बोला मैं समझ गई डैनी कैसी के अलावा ये कोई और हो ही नहीं सकता था। क्योंकि टीवी पर इंटरव्यू के समय मैंने जिस अंदाज में उसको बोलते सुना था कुछ वैसा ही अंदाज उसका उस दिन मेरे से बातचीत करते समय था। तो मैंने उसको बड़ी ही पोलाइटली कहा, बोले सर मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए, मेरा भाई डेरेक आपका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन ना तो उसके पास पेन और पेपर था और ना ही मेरे पास पेन और पेपर था। तो हम दोनों ने थोड़ी बातचीत करी और हमने रॉयस विंडो में उन कपड़ों के बारे में बात करी। तो उसकी बातें सुनकर के भाई मुझे ऐसा लगा कि अंदर से बेचारा बड़ा अकेला है और अकेला महसूस करे भी क्यों ना। वैसे भी आयरलैंड से आता है, यहाँ से इतनी दूर है उसका घर, तो घर की याद तो आती ही होगी, घर वालों की भी याद आती होगी, दोस्तों की भी याद आती होगी। तो अंदर से काफी अकेलापन महसूस करता है, मैंने महसूस किया। तो वो फिर मुझसे आगे से बोलता है, डैनी कैसे खुद मुझे आगे से बोलता है कि अगर मिस आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम अगले हफ्ते मिल लेते हैं और मैं आपको ऑटोग्राफ भी दे दूंगा और हमारी बातचीत भी हो जाएगी। तो मैंने भी भाई हामी भर दी। इतना सुनते ही जो बोलता है, ओ हो पागल लड़की, उसने कुछ बोला और तूने मान लिया, जैसे सच्ची में वो तेरे से मिलने आ ही जाएगा। मैं दावा करता हूं वो नहीं आएगा। तो ये एक्सप्लेन करके सोफी बोलती है, अब तुझे मुझ पर विश्वास हुआ, अब विश्वास करता है ना। अब बेचारे जो जियोफ था उसके मन में खलबली मची हुई थी, उसके दिमाग में ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि सोफी ने एक ही बार में इतना प्रिसाइज डेटा और डिस्क्रिप्शन उसके दिमाग में डाल दिया था डैनी से मुलाकात का, और इतना सटीक वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि वो विश्वास करे या ना करे। तो हैरान परेशान और पजल्ड जो जियोफ है अपनी जैकेट को उठाता है जो कि बैक ऑफ द चेयर लटक रही थी, उसको पहना और वो जो है वहां से बाहर निकलता है। अब जाते जाते सोफी ने अपना आज का एक ट्रम्प कार्ड फेंका कि भाई डैनी कैसी बहुत शानदार है लुक्स में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा कपड़े पहनने पर भी वो थोड़ा ध्यान दे ले,
ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, तो शायद वो और जो है लोगों की पसंद बन सकता है। तो इतना सुनते ही जो है जो बोल पड़ा, बोले भाई आज तक किसी के मुंह से सुनी हुई सबसे बकवास चीज मैंने तेरे ही मुंह से सुनी है कि डैनी कैसी, द डैनी कैसी जो है कपड़े पहनने का सेंस नहीं जानता और अपनी लुक्स पर उसको ध्यान देना नहीं आता। तो ये सेंटेंस सुन करके जियोफ हैरान परेशान पजल्ड वहां से रवाना होता है और ये बोलता है कि आज तक की सबसे अजीब बात ये मैंने तेरे ही मुंह से सुनी है। तो कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ था लास्ट सैटरडे को और उसके बाद संडे आ गया। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये परिवार सैटरडे के दिन जो है एक तरह से साप्ताहिक धार्मिक यात्रा करता था। ये यूनाइटेड के मैचेस को देखने ग्राउंड में जाया करता था और इस समय उसके पिताजी, उसका छोटा भाई डेरेक और जियोफ ये सब के सब जो है मैच देखने जाया करते थे। तो जियोफ हमेशा ही थोड़ा ऊंचाई पे जाकर बैठा करता था अपने दोस्तों के साथ में और उस दिन जो है यूनाइटेड 2-0 से जीता था मैच और डैनी कैसी ने जो है दूसरा गोल किया था। तो डैनी कैसी वॉज अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियसनेस। तो वो जो है दो बड़े डिफेंडर को चकमा देते हुए पेनल्टी एरिया की तरफ आगे बढ़ता है और जब बॉल डैनी कैसी के पास में था तो उसके पिताजी चीख रहे थे कि डैनी बॉल को जो है दूसरे प्लेयर को पास करो। तो वो बॉल जब डैनी कैसी के पास में थी तो जो गोलकीपर सामने गोल को डिफेंड कर रहा था उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था कि अगर बॉल डैनी के पास में तो 100% गोल होकर के ही रहेगा। तो 1 डजन यार्ड की दूरी से जो है बॉल को किक करता है डैनी और सीधा गोल हो जाता है। तो जैसे ही गोल होता है सोफी का चेहरा मारे गर्व से चमक उठा, हाय मेरा डैनी। और जियोफ जो है उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो शनिवार के दिन जब सारा परिवार मैच देखने जा रहा होता था उस समय सोफी मैच नहीं देख रही होती थी, वो अपना होमवर्क कर रही होती थी डैनी कैसी के ऊपर। तो जब ये परिवार घर लौट रहा होता था या उस शनिवार को जब परिवार घर लौट रहा था तो किसी ने जो है बस में कहा काश वो एक इंग्लिश मैन होता। और लिटिल डेरेक घर आकर के बोलता है उसकी माँ के सामने कि माँ अब की बार का वर्ल्ड कप तो जो है फुटबॉल का आयरलैंड ही जीतेगा। तो उस समय उसके पिताजी जो है पब में सेलिब्रेट करने चले गए थे उस जीत को यूनाइटेड की। तो नेक्स्ट वीक यानी कि ये सारा का सारा रायता शनिवार को फैला था और संडे आ गया और संडे के बाद जब मंडे आता है तो जेंसी उसको सबसे पहले कन्फ्रंट करती है। तो जेंसी सबसे पहले उसको कन्फ्रंट करती है अगले वीक जब वो मिलती है स्कूल के अंदर। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके इवेंट्स को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।